स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन पर हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिक की किताबें, जूनियर की किताबें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं। ख़ास तौर से अगर आप साइंस स्ट्रीम या साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर आपकी पढ़ाई काफ़ी दिन से छूट गई है और आप एग्ज़ाम में आप देना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत होती है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। और ये किताबें केवल बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देती हैं, बल्कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और चूँकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम के पहले कि हम इन किताबों को पूरा लेकर के फिर से पढ़ें, तो इसीलिए हमने ये सीरीज़ लाई कि जो इसके हाईलाइटेड फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा, तो कम समय में आप वो पूरी बुक पढ़ पाएंगे। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग कक्षा 6 से, उसके बाद कक्षा 7 की किताब, फिर कक्षा 8 की किताब देखेंगे। एक एक सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। अभी हमने ज्योग्राफी के सेगमेंट को लिया है, तो 6-7 का अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके बाद 8 का भी इसमें कंटिन्यू कर लेंगे। जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वो देख लीजिए। जो 6 में हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें है आपके हमारा सौरमंडल, पृथ्वी और चंद्रमा, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्रण, पृथ्वी के परिमंडल, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत जलवायु, भारत मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, हमारा उत्तर प्रदेश जो है, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो ये 6 में हम लोग पढ़ेंगे। और जो 7 वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के स्थल रूप, जो धरातल को रूप बदलने वाले कारक हैं, चाहे आंतरिक कारक हों चाहे बाह्य कारक हों, वायुमंडल, वायु की गतियाँ, समुद्र की गतियाँ, और प्राकृतिक प्रदेशों और जनजीवन के बारे में जानेंगे। वो होगा विषुवतरेखीय प्रदेश का, सवाना प्रदेश का, मरुस्थल और टैगा एंड टुंड्रा का। तो बहुत अच्छी बुक है। ज्योग्राफी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करती है। यहाँ से फैक्ट्स भी ऐसे मिलते हैं जो कहीं कहीं किताबों में नहीं भी मिलते हैं, और आप सभी जानते हैं कि इनकी उपयोगिता क्या है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का जो है हमारा सौरमंडल। तो सबसे पहले जान लें कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ पृथ्वी से आकाश में दिखाई जाने वाली वो सभी आकृतियां हैं जो हमें दिखाई देती हैं, तो उनको आकाशीय पिंड कहेंगे या खगोलीय पिंड कहेंगे। अब एक यहाँ बात ये आती है कि जो प्रातःकाल या सायंकाल जो है चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है, तो इसको भी समझिए। देखिए, जो कई कारण ऐसे हो सकते हैं कि हमसे दूरी हैं, उनका आकार कैसे है, और जो प्रकाश है उनका कैसे, जैसे सूर्य का प्रकाश जो है तेज है, चंद्रमा जो है सूर्य की वजह से प्रकाशित होता है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि दिन में जब सूर्य का प्रकाश तेज होगा तो प्रातःकाल सायंकाल में वो हल्के रंग का दिखाई देगा। तो ऐसे छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तारे क्या होते हैं, तो तारे गैसों से बने गोले हैं। तो तारे किसके बने होते हैं वो आपको यहाँ कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाता है कि तारे स्वयं गैसों के बने गोले हैं, गर्म गैसों के बने गोले हैं, और स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं में ऊष्मा होती है। तो तारों का ये बड़ा उदाहरण, मतलब एक विशेषता है ये। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है और पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। ठीक है, अब बात करेंगे नक्षत्र मंडल की। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, जो हमें आकाश में विभिन्न प्रकार के तारों की आकृतियाँ दिखाई देती हैं अलग अलग। जैसे कि आप देखते हो जो सप्तर्षि तारामंडल है उसको आप देखते होंगे। सप्तर्षि मंडल यहाँ इमेज में आपको दिखाया भी जा रहा है। तो ये इस इमेज को अगर आप देखें तो ये क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। इनके कई प्रमुख नाम हैं। तो कुल आकाश में ये 88 नक्षत्र मंडल हैं। तो ये ओरियन, अर्सा मेजर का एक नाम है बिग बियर, कैनिस मेजर इसका एक नाम है ग्रेट डॉग, और स्मॉल बियर इसका एक नाम है सप्तर्षि मंडल। तो अगर इस सप्तर्षि मंडल की बात करें तो आप उत्तर दिशा में देखें तो आपको ये ऐसे आपको तारे कितने हैं, 7 हैं। तो 4, 3, 7 जो हैं, इन तारों को देखें तो इस तारे के जो नीचे 2 तारे हैं, यहाँ से अपनी आँखों की आईसाइट अगर मिलाएं तो जो दूरी पर एक आपको तारा देखने को मिल रहा है वही है आपका ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये आपके नक्षत्र मंडल को लेकर कुछ नाम को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सौर मंडल क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, तो देखिए सौर मंडल जो है वो सूर्य, 8 ग्रह, इनके उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड। उसमें कौन कौन से आएंगे, तो जो आपके एस्टेरॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, पुच्छल तारा है, कॉमेट्स हैं, उल्का पिंड हैं, मीटेरॉइड्स हैं। तो ये सब मिल करके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो ये सब सौरमंडल में पाए जाते हैं। तो इसको सौर परिवार भी कहते हैं। मुखिया सूर्य को कहते हैं क्योंकि वो केंद्र में होता है, और सूर्य में जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण होता है, उसकी वजह से सारे सदस्य जो हैं वो सूर्य के चारों परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य किसका बना हुआ है, तो सूर्य गर्म गैसों का बना तारा है। कौन कौन सी गैसें हैं, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनमें पाई जाती है, और ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो सूर्य से संबंधित कंपोजिशन को लेकर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ बात समझ लीजिए कि कितना बड़ा है। तो हमारी पृथ्वी जैसा अगर 13 लाख गोले बन जाएं तो इसमें समा सकते हैं।
तो मतलब 13 लाख गुना बड़ा हो गया ना। और ये पूरे समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। चलिए सूर्य की और थोड़ी विशेषताओं को देखें तो कितनी दूर पृथ्वी से स्थित है, ये क्वेश्चन हमारे लिए मोटा मोटा क्वेश्चन है। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे सूर्य। इसका जो प्रकाश है उसकी चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और जब इस स्पीड से चलता है यानी कि 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, बहुत बड़ी बात है, अपने आप में इम्पॉसिबल टास्क है। इस चाल से जब वो चलता है तब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में लग जाते हैं 8 मिनट 19 सेकंड। तो आप समझ सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 8 मिनट 19 सेकंड का समय प्रकाश को लगता है, जो सूर्य का प्रकाश आता है। ग्रहों से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो तारों की तरह इनमें स्वयं का ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, तो तारों से ये प्रकाशमान होते हैं। तो यहाँ आपको मिल गया कि इनमें स्वयं का प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, और जो उनका तारा होता है जैसे सूर्य है इनका, तो उसके प्रकाश से ही प्रकाशित होंगे। ये जो है जैसे हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। किसी को ग्रह कब माना जाएगा, किसी आकाशीय पिंड को, इसको लेकर थोड़ी सी बात ध्यान रखना चाहिए कि उसका आकार इतना बड़ा हो कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव से उसकी आकृति गोल हो या लगभग गोल हो, तथा वह किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हों। तो इस समय वर्तमान में कितने ग्रह हैं, तो वो हैं 8। कौन कौन से हैं, तो इनका एक क्रम से ले लीजिए कि सूर्य से बढ़ती दूरी क्रम में सूर्य सबसे पास में कौन सा है, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों याद रखेंगे, बुध यानी कि मरकरी, उसके बाद कौन सा आएगा, शुक्र यानी कि वीनस, उसके बाद कौन सा आएगा, तो तीसरे नंबर पर आएगा आपका पृथ्वी यानी कि अर्थ, चौथे नंबर पर आ जाएगा मंगल यानी कि मार्स, उसके बाद आ जाएगा बृहस्पति यानी कि जुपिटर, फिर आ जाएगा शनि यानी कि सैटर्न, और उसके बाद आ जाएगा अरुण यानी कि यूरेनस, उसके बाद आ जाएगा वरुण और नेपच्यून। अब इनको लेके जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आप शुक्र को ले लीजिए, शुक्र का मतलब वीनस को ले लीजिए, ठीक है, और अरुण को ले लीजिए यूरेनस। वीनस यूरेनस दोनों के नाम थोड़े मिलते जुलते हैं, वीनस यूरेनस दोनों को देखें तो इनको छोड़ दीजिए। तो शेष सभी ग्रह जो होते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी देख लीजिए किधर घूम रही है, घड़ी ऐसे घूमती है, तो ये कैसे घूमेंगे, ये ऐसे घूमेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो है अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये दोनों क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है, तो ऐसे आप समझ जाएंगे। अब ये जो घूमना होता है तो पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर घूमती है ना, वो क्या होगा, अपनी धुरी पर जो घूमती है, यानी कि जो ये धुरी है इस पर जो पृथ्वी घूमती है अपनी धुरी पर, तो इस पर जो रोटेशन होता है, इसको नाम ही मैंने बोल दिया कि ये रोटेशन होता है। लेकिन जब ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटेगी, ये आपका अगर सन है, तो जब पृथ्वी इसके चक्कर, ये आपकी पृथ्वी है, जब आप इसके ये ऐसे चक्कर काटेगी तो इसको क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि परिक्रमा कहेंगे। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि परिभ्रमण क्या है, परिक्रमण क्या है। परिभ्रमण अपने लट्टू की तरह नाचना, और परिक्रमण क्या है कि आप खड़े हो जाएं, आपके चारों तरफ कोई चक्कर काटे, तो उसको कहेंगे परिक्रमा करना, परिक्रमण, ठीक है। 84 कोस की परिक्रमा तो सुनते ही होंगे, तो समझ जाइएगा ऐसे। अब पृथ्वी को ले लेते हैं, उसके कौन कौन से फैक्ट हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं इस बुक से। तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन सा है, तीसरा ग्रह है, ठीक है, वो देख ही लिया। आकार में कौन सा है, तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। गोल कैसा है, आकार कैसा है, तो लगभग गोल है, पूरा गोल नहीं है, गोला नहीं है, लगभग गोल है। क्यों, क्योंकि ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसीलिए इसके आकार को कहा गया जियोइड आकार। एक नया आकार ही दिया गया है, नाम जियोइड आकार। जियोइड आकार थोड़ा सा यहाँ इतना नहीं है जितना मैंने दबा दिया इसको लेकिन एक बताने के लिए सॉरी कि ये जो है ध्रुवों पर थोड़ा मतलब चपटी है, तो ये आकार कौन सा कहलाएगा, भूआभ यानी कि जियोइड आकृति कहलाएगा। अब चूँकि इस पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रीन प्लैनेट। तो पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अगर इसको अंतरिक्ष से देखा जाए तो किस रंग का दिखाई देगा, तो नीला दिखाई देगा, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट, ठीक है। एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर इन्फो बॉक्स शेयर किया गया है कि अंतरिक्ष से जब पृथ्वी देखा जाएगा तो नीली दिखाई देगी, लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल जो है अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो वो काला दिखाई देगा, ठीक। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, और जो पृथ्वी का वायुमंडल देखा जाए तो अंतरिक्ष से देखने पर वो काला दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उपग्रह जो हैं, तो कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण ही इनको कहते हैं उपग्रह, ठीक है। जैसे कि चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो इसको क्या कहते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह।
और ये प्राकृतिक उपग्रह हैं। जो आपके सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो कृत्रिम उपग्रह हैं। तो यहाँ पर एक सेट दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है किसके कितने उपग्रह हैं, किसका रंग कैसा है, किससे किसकी कितनी दूरी है। तो थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो जहाँ से हमें क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि इसमें जो देखें तो रंग को लेके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से भी देख लेते हैं ऐसे। बुध का रंग कैसा होगा? भूरा। शुक्र का हल्का पीला। पृथ्वी का नीला या हरा। मंगल का लाल भूरा। बृहस्पति का गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी। शनि का सुनहरा पीला। अरुण का आसमानी और वरुण का गहरा आसमानी। ये किसी किताब में जल्दी मिलता नहीं है। सूर्य से दूरी कितनी है? तो पृथ्वी की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर मैंने इसको बोल दिया था। तो सबसे दूर कौन सा हो गया आपका हो गया नेपच्यून, वरुण हो गया। सबसे नज़दीक कौन सा हो गया? बुध हो गया। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, इतने फैक्ट्स काफ़ी हैं। ग्रह का व्यास जो है, यानी कि जिसका व्यास मैक्सिमम होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखिए बृहस्पति का व्यास सबसे ज़्यादा है। व्यास क्या होता है? व्यास होता है, अगर दो त्रिज्याओं को मिला दे केंद्र से गुजरने वाली, तो ये क्या होगा? परिध से परिध को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से गुजरती है वो क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी ना। तो जिसका जितना बड़ा होगा वही क्या होगा? वही सबसे बड़ा ग्रह होगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति हो गया। जिसका सबसे कम होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक तो बुध सबसे छोटा हो गया। अब चक्कर लगाने का, अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाता है, यानी कि उनका दिन जो है वो कितनी देर का होता है। जैसे आपका 24 घंटे का एक दिन होता है, तो पृथ्वी का ही अगर दिन ले लिया जाए तो किसी का जो एक दिन रात जो है वो कितने में होगा? तो देखिए, यानी कि अपने पर रोटेशन दिन रात जो होंगे वो कितने के होंगे? तो आपका जो शुक्र है उस पर 243 दिन का है, यानी कि आपके 243, जब आप 243 बार सो के उठ जाओगे, तब वहाँ पर अगर आप रहते तो एक बार सो के उठते, कुंभकर्ण फेल हो जाते। ठीक है और सबसे कम किसका है? बृहस्पति का है, मात्र 9 घंटे 55 मिनट में वो जो है वहाँ का एक दिन पूरा हो जाता है। इसका मतलब लगभग जितने में आप सो के उठते हो, जितने में आप सोते हो ना, उतने में वहाँ का एक दिन पूरा हो जाता है। तो थोड़ा कंपैरेटिवली ऐसे पढ़ लेंगे तो आइडिया लग जाएगा, आंसर सही हो जाएंगे। अब उनके वर्ष का समय कितना होता है? किसका बड़ा वर्ष होता है, किसका छोटा वर्ष? तो परिक्रमा से निर्धारित होगा कि सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा जैसे एक साल में हमारी पृथ्वी करती है 365.1/4 दिन में, है ना। तो हमारा एक साल इतने दिन का होता है। अब देखें तो किसका सबसे ज़्यादा दिन लेता है? तो जो सबसे दूर होगा वो सबसे ज़्यादा दिन लेगा, 164 वर्ष ले लेगा। कौन ले लेगा? आपका वरुण ले लेगा। और सबसे कम दिन कौन सा लेगा? तो सबसे कम दिन देखिए आपका बुध ले लेगा। सबसे कम दूरी पे है बुध, तो ये तो दूरी के अनुसार पकड़ सकते हैं। अब इसके बाद ग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उपग्रहों की संख्या को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाएं तो इसमें एक बात याद रखिए कि जो बुध और शुक्र हैं इनके तो कोई उपग्रह है नहीं, तो इनको 0 रखिए। पृथ्वी का चंद्रमा ही एक है तो इसका 1 हो गया। अब इसके बाद मंगल का डीमोस और फोबोस हैं, 2 हैं तो इनके 2 याद रखिए। इसके बाद जो है वही ज़्यादा उपग्रह वाले हैं। तो इसमें जो बृहस्पति का लिखा है 69, ये थोड़ा बढ़ गए हैं, अब हो गए हैं 79। बृहस्पति के कितने हो गए? 79। और जो शनि लिखा हुआ है, शनि के हो गए हैं 82। तो यानी कि सैटर्न जो है, ये यहाँ 62 लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, 82 है। तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं, ऐसे याद रखेंगे। अरुण के 27, वरुण के 14 हैं। तो ये उपग्रहों की संख्या को लेकर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। चंद्रमा को लेकर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अब ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट आपसे बना लेगा ना, तो आपको लगेगा कि यार इसको पढ़ें कहाँ से, जल्दी मिलता नहीं है कहीं, तो इसको पढ़ लीजिए। तो इसका व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, और ये हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। मतलब जो आकाशीय पिंड की बात करें सेलेस्टियल बॉडी में, तो सबसे पास में यही है। कितनी दूरी है ये? थोड़ी मोड़ी नहीं है, 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है। और इसके पास क्या अपना खुद का प्रकाश है जो चंदा मामा चमकते रहते हैं? नहीं, सूर्य के प्रकाश से ये भी प्रकाशित होता है, जैसे कि शीशा रिफ्लेक्ट करता है उसी तरीके से। ठीक, इसी वजह से चंद्रमा की कलाएं भी बनती हैं। तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को हम लोग मून लाइट कहते हैं, चांदनी कहते हैं। और चूँकि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो इसीलिए रात के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। अब यहाँ पर थोड़े से फैक्ट जान लें कि शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण एवं परिक्रमण करते हैं। दोनों ग्रहों की परिभ्रमण और परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज होती है। किसके? तो वीनस और यूरेनस, दोनों के नाम याद रखेंगे, वीनस यूरेनस। ये क्लॉकवाइज
आपके परिभ्रमण और परिक्रमण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ खास बात यह है कि जो अरुण के उपग्रह हैं, शुक्र के तो है ही नहीं है तो वहाँ बात ही नहीं है, तो अरुण के जो उपग्रह हैं उसके भी चारों ओर जो उसके उपग्रह हैं वो घड़ी की सुई की दिशा में ही परिक्रमा करते हैं। तो जैसे ये चलता है वैसे वो भी चलते हैं। ठीक, अब थोड़ा बात कर लेते हैं एस्टेरॉइड्स को लेकर के। एस्टेरॉइड्स को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में, किस किस के बीच में, मंगल और बृहस्पति को याद रखेंगे। ये दोनों पूछे जाते हैं कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जैसे लगता है छोटे छोटे ग्रह उपग्रह हैं ये, तो बहुत सारे असंख्य पाए जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। यहाँ इमेज भी एक दिया गया है, और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है, किसी ग्रह की नहीं, सूर्य की परिक्रमा। तो ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रह अभी बनने वाला है या बनने वाला था जो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट में ये भी बिखर गए थे। तो ये हैं आपके क्षुद्र ग्रह। पूछे जाते हैं किस किस के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। उल्कापिंड की बात करें, मीटियोराइट्स व उल्कास्म जो है, तो धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो चूंकि घर्षण होगा, वायुमंडल से लड़ेंगे तो जलने लगेंगे, और जलने लगेंगे तो क्या होगा, अब चूंकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से तेज़ी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, तो वो जलता हुआ आपको एक टूटता हुआ तारा दिखाई देगा, जिसको आप कहते हैं टूटता हुआ तारा। ठीक है, और आप अपनी मन्नत मांग लेते हो तो प्रायः, और मन्नत आपकी पूरी भी हो जाती है तो प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में जल करके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो नष्ट हो जाते हैं उनको कहते हैं उल्कास्म। और जो कभी कभी पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं होते हैं, तो कुछ भाग उसका पृथ्वी पर गिर जाता है, और गिरता है तो धंस जाता है बहुत बड़ा बड़ा, तो अवशिष्ट पिंड जो बचता है उसको कहते हैं उल्कापिंड्स, मीटियोराइट्स। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उल्कास्म और उल्कापिंड में अंतर क्या है। जो जल गए वो उल्कास्म है, जो पृथ्वी पर आ गए वो जो है उल्कापिंड बन गए। अब पुच्छल तारे की बात कर लेते हैं, कॉमेट्स की। तो ये क्या होते हैं, पुच्छल तारे यानी कि धूमकेतु जो होते हैं, इनका नाम धूमकेतु है। ये क्या होते हैं, चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने, तीनों से बन सकते हैं। ये आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर क्या होता है कि आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। अब जब सूर्य के पास आएंगे तो क्या होगा, सूर्य के ताप के कारण इनकी गैसें जो होती हैं, धूल और बर्फ, वाष्प में बदल जाती हैं। चूँकि इतना टेम्परेचर है तो वाष्प में बदल जाती हैं। तो क्या होता है कि यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल आती है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर जो है वो सूर्य की तरफ से पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होती है। ये याद रखने वाली बात है कि सूर्य तरफ से जो पूंछ होगा वो हमेशा बाहर की तरफ होगी। ठीक, तो ये रहा आपका जो पुच्छल तारे हैं यानी कि कॉमेट्स। अब इसको यहाँ पर बच्चों के हिसाब से भी थोड़ा समझाया गया है। हम लोग बात करते हैं कुइपर बेल्ट की। इसको लेके आपके एग्ज़ाम में कई बार कमीशन में भी पूछा गया है। तो ये कुइपर बेल्ट है, ये क्या है, कुइपर मेखला। तो ये नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। यानी कि जो पूरा सौरमंडल पार कर जाओ तो उसके आखिर में जो है एक विशाल तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, कई बर्फ से बने हुए हैं। तो धूमकेतु जो होते हैं इसी क्षेत्र से आते हैं। तो खगोलविद ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं, क्योंकि प्लूटो भी इसी मेखला में है। हालांकि प्लूटो को ग्रह की दर्जा उससे छीन ली गई है, तो यहीं पर उसका स्पष्टीकरण दिया गया है कि उसको ग्रह क्यों नहीं माना गया। तो जो हमारा सौरमंडल था, तो इसमें अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम जो था यानी कि प्लूटो, वो 9वां ग्रह था। लेकिन हुआ क्या कि ये उसमें उदाहरण में मैंने कहा था ना कि वो किसी ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण ना करे, लेकिन ये नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। इसीलिए इसको जो है 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो IAU है, उसने इसको जो आपका यम है उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, प्लूटो को। तो इसलिए 8 ही बचे। ठीक, अब बात करते हैं यूनिवर्स की यानी कि ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड क्या है, तो अपने चारों तरफ जितना खुला आकाश आप देख सकते हैं वो सभी क्या है, ब्रह्मांड है। इसके बाहर भी जो नहीं दिखाई देता है वो भी तो करोड़ों तारों का समूह है। इसकी जो पट्टी है उसको आकाश गंगा कहते हैं, गैलेक्सी। तो जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, वो है मंदाकिनी। और जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है मंदाकिनी का उसको कहते हैं मिल्की वे। और इसका आकार कैसा है, तो स्पाइरल डिस्क है, सर्पिलाकार आकार है। और इसमें तारे एक दो नहीं हैं, थोड़े नहीं हैं, 1 अरब तारे हैं। और हमारा सौरमंडल जो है इसी आकाशगंगा का एक भाग है। तो जो अपने आप को इतना बड़ा समझ सकते हैं वो सोच लो कि ब्रह्मांड के किस हिस्से के में रहते हैं। तो इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब कैसे इसकी उत्पत्ति हुई इसको लेकर के भी डिटेल में आता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिया गया है। तो आज के लगभग 13 अरब वर्ष
पूर्व जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें विस्फोट हुआ, इसी को कहा गया बिग बैंग। और विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा, ये फैलाव आज भी जारी है। तो बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष बाद तारे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। दरअसल जो आकाशगंगा का निर्माण हुआ वो हाइड्रोजन, हीलियम गैसों और धूलकण से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ। तो आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को कहा गया नेबुला, यानी कि निहारिका। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो आकाशगंगा के जो केंद्र में विशाल एक ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है, इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इन्फो बॉक्स इमेज के जरिए शेयर किया गया है कि ब्रह्मांड, उसमें मंदाकिनी आकाशगंगा, उसमें सौरमंडल, इस तरीके से एक इमेज बना के शेयर किया गया है। तो सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुँचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। ओहो! प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में 1,00,000 वर्ष लगेंगे। इतना बड़ा है। प्रकाश 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, फिर भी सौरमंडल पार करने में उसको 24 घंटे लगते हैं। तो ये दिखाता है कि कितना विशाल है हमारा ब्रह्मांड और हम उसके किस हिस्से में रहते हैं। तो जो हमारा सूर्य है वो हमारे अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों से बना एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ था। कब? 5 अरब वर्ष पूर्व है हमारा जो सूर्य है। एक बात कर लेते हैं ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल क्या है? एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व जो है बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव आकर्षण से नहीं बच सकता। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अगर प्रकाश भी इसके ऊपर पड़ जाए तो वो भी अवशोषित हो जाएगा, इसलिए कोई चीज़ जब रिफ्लेक्ट ही नहीं होती तो हम उसको देख ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आज तक उसको हम देख नहीं पाए। जब कुछ देख नहीं पाएंगे तो क्या होगा? उसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसको कहते हैं ब्लैक होल या कृष्ण विवर कहते हैं। अब इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है कुछ शब्दावली है। अंतरिक्ष किसको कहते हैं, ब्रह्मांड किसको कहते हैं, उपग्रह किसको कहते हैं, खगोलविद किसको कहते हैं। तो हमने इनमें से 3 को तो बता ही दिए। खगोलविद जो है वो वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं उनको कहते हैं खगोलविद। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि आकाशीय पिंड से आप क्या समझते हैं, जो मैंने पढ़ाया है आप इसको बताएं। ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है ये आप बताएं। कुइपर बेल्ट क्या है, निहारिका से आप क्या समझते हैं, आकाशगंगा किसे कहते हैं। चलिए जोड़े बनाइए। मैं इनका आंसर नहीं दूंगा क्योंकि मैं इनको पढ़ा चुका हूँ, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, छोटा सा मेल करना है। चलिए मिला देता हूँ मैं। तो 2 हैं, डीमोस और फोबोस। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, मैंने बताया था लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो यहाँ बृहस्पति लिखा है, अब शनि हो गया है इसलिए इसको मैच नहीं करूँगा मैं। शून्य उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध शुक्र है, शुक्र दिया हुआ है। दूरी का मापक कौन सा है, तो प्रकाश वर्ष है। इस तरीके से इसको हम लोग याद रखेंगे। तारे जो होते हैं वो गर्म गैसों के बने गोले हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो कौन सा है, चंद्रमा है। और जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किसके किसके बीच में पाए जाते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कर लिया और इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर भी ऐसे देखेंगे। बहुत जल्दी बुक कंप्लीट हो जाएगी, बहुत कम समय में, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होने वाला है, आपको पसंद आएगी हमारी ये पहल। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने इसी चैप्टर, अपने इसी बुक के पार्ट 2 की पृथ्वी और चंद्रमा के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।